कौन सा ऑप्शनल चूज करें, कौन सा ऑप्शनल हमें अच्छे अंक दिला सकता है और हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये केवल और केवल एक भ्रम है कि कोई विषय अंकदायी है और कोई विषय अंकदायी नहीं है। विषय को पढ़ने में, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में हम ज्यादा कंफर्ट जोन में हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ऑप्शनल चुनते हो तो ऐसे ऑप्शनल का चयन केवल ऑप्शनल में ही आपको अच्छे अंक नहीं दिलाएगा, बल्कि आपको जीएस में भी बेहतर अंक दिलाने में सहायता करेगा। आपको ऑप्शनल का चयन नहीं करना, आपको तैयारी खुद करनी है। हर बच्चा अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ऑप्शनल का चयन करना किसी चक्रव्यूह को तोड़ने से कम नहीं रहा है। वास्तव में यह उनके लिए हमेशा एक यक्ष प्रश्न है कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें, कौन सा ऑप्शनल हमें अच्छे अंक दिला सकता है और हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है, यक्ष प्रश्न है तो युधिष्ठिर जैसी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, चातुर्य और धैर्य की आवश्यकता भी है। तो आप सरलता से एक अच्छे ऑप्शनल का चयन कर सकते हैं जो आपको सूट करता है और आप उस ऑप्शनल में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो मैं आज यही डिस्कस करने जा रहा हूं इस लेक्चर में कि ऑप्शनल चूज करने के लिए आपको डूज एंड डोंट्स क्या करने हैं। पहली बात देखो, सामान्यतः बच्चे ये कहते हैं कि किसी ऑप्शनल में अधिक अंक मिलता है तो क्या उस ऑप्शनल का चयन कर लेना चाहिए। ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस ऑप्शनल में अधिक अंक आते हैं, इस ऑप्शनल में अधिक अंक नहीं आते हैं। इस आधार पर किसी ऑप्शनल का चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूपीएससी क्यों किसी को अंक देने में भेदभाव करेगा। बहुत तार्किक आधार पर सोचकर देखो ना, भावनाओं के आधार पर नहीं सोचना है। ये सिविल सेवा की तैयारी है, भावनाओं में बहकर कार्य करोगे, भावनाओं में बह करके सोचोगे तो फिर आगे सफलता का मार्ग कठिन हो जाएगा। इसलिए आप अगर तार्किक आधार पर सोचें तो यूपीएससी किसी को अंक देने में भेदभाव क्यों करेगा। अगर आपने किसी विषय में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर लिखा है, जो क्वेश्चन की नीड है, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरी तरीके से फुलफिल किया है, तो नंबर क्यों नहीं दूंगा मैं। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं नंबर क्यों नहीं दूंगा। कोई भी टीचर नंबर क्यों नहीं देगा अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है और सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। तो ये केवल और केवल एक मिथ है, इट इज मेयर एंड बेयर मिथ कि आपके लिए ये विषय अंकदायी होता है, ये विषय अंकदायी नहीं होता। ये केवल और केवल भ्रम है कि इस विषय में अंक ज़्यादा आते हैं, इस विषय में अंक ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप अच्छी अभिव्यक्ति नहीं दोगे, अगर आप क्वेश्चन की नीड को फुलफिल नहीं करोगे तो आपको अंक खराब मिलेंगे। और यूपीएससी कभी कोई पैटर्न सेट नहीं होने देता, इसलिए हर विषय में वह प्रश्नों का नेचर बदलता रहता है, हर विषय में वह प्रश्नों का लेवल चेंज करता रहता है। तो जैसे यूपीएससी वेरिएशन लाता है, वैसे आपको भी अपनी तैयारी में भी परिवर्तन लाने होंगे, जिससे आप यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, जिससे आप एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख सकें। आप लिखोगे, एग्जामिनर पढ़ेगा और उसे लगेगा कि वाह, ये बच्चा क्या लिखता है, कितना अच्छा लिखता है, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे। इसलिए ये केवल और केवल एक भ्रम है कि कोई विषय अंकदायी है और कोई विषय अंकदायी नहीं है। अब आप मुझसे पूछोगे कि फिर ऐसा भ्रम क्यों है। अब जिसने भ्रम फैलाया है वो ये जाने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि मैं आपसे ये कहूं, मान लो मैं कोई विषय पढ़ाता हूं और मैं ये कहूं कि देखो मेरा विषय चुन लोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ये मेरी नैतिकता नहीं है। मैं आपको गुमराह कर रहा हूं, मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यूपीएससी ऐसा कभी नहीं करता कि वो किसी एक विषय को टारगेट करेगा कि इस विषय में अच्छे नंबर देने हैं, बाकी विषय को टारगेट कर लेगा कि इस विषय में नंबर नहीं देने हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? एक बार तर्क के आधार पर सोच करके देखो, क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता बच्चों, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पहली बात तो यह है कि इस भ्रम में कभी मत पड़ना कि कौन सा विषय सर्वाधिक अंकदायी है, और इस आधार पर आप किसी विषय को चयन करने का अपना तरीका बना लो कि हमें यही विषय चुनना है। तो आधार क्या होना चाहिए किसी विषय को चुनने का? सबसे पहला आधार होना चाहिए आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट किस विषय में है। क्योंकि
जब आप ऑप्शनल की तैयारी करते हो तो ऑप्शनल की तैयारी में हमें गहराई में उतरना पड़ता है, हमें गहन अध्ययन करना पड़ता है, व्यापक अध्ययन करना पड़ता है। और अगर उस विषय में आपकी रुचि नहीं है तो आप सतही अध्ययन तो हो सकता है कर ले जाओ, लेकिन गहन अध्ययन नहीं कर पाओगे। और यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि सतही अध्ययन, सतही अभिव्यक्ति को अंक नहीं दिए जाएंगे। तो अगर आप सतही अभिव्यक्ति करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। औरों को नंबर मिलेंगे जिसने गहन अभिव्यक्ति की है, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने सतही अभिव्यक्ति की है। सतही अभिव्यक्ति ना हो, गहन अभिव्यक्ति हो, विशेषज्ञ तरीके से आप आंसर लिख सकें, क्योंकि ऑप्शनल है ना, सब्जेक्ट है तो महारत होनी चाहिए, तो विशेषज्ञता के साथ आप आंसर कर सकें। इसके लिए उस विषय को पढ़ने में आपकी रुचि होना प्राथमिक आवश्यकता है। रुचि नहीं है तो आप उस विषय को गहराई से अध्ययन कर ही नहीं सकते, और गहराई से अध्ययन कर ही नहीं सकते तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छे अंक नहीं मिल सकते। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके विषय चुनने का, वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर विषय पढ़ने में इंटरेस्ट है तभी चुनो, अन्यथा मत चुनो। दूसरों को नंबर देगा, आपको नंबर नहीं देगा। दूसरी बात, केवल एक क्राइटेरिया नहीं है, और भी क्राइटेरिया है। दूसरी बात यह है कि मान लो आपको किसी विषय में इंटरेस्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है कि किस विषय में हमारा इंटरेस्ट है, पता नहीं चल रहा है, या ऐसा होता है कि आपका एक से अधिक विषयों में इंटरेस्ट है, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तब ऐसी दशा में आप सिलेबस को देखिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, नेट पर अवेलेबल है, यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप सिलेबस देखिए कि किन किन विषयों का सिलेबस क्या है, कुछ एक लिस्ट बनाओ। जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जितने सिलेबस दिए गए हैं, उन सिलेबस जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट में देखो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते हो। पहले उन्हें ओमिट कर दो, पहले उन्हें निकाल दो अपनी लिस्ट से कि हम ये तो नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, मैथ्स नहीं पढ़ सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी नहीं पढ़ सकते। तो क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं वो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, तो ऐसी दशा में आप पहले निगेट करो और उन सब्जेक्ट को हटा दो। कुछ सब्जेक्ट बचेंगे, अब उनमें से आप देखो कि कौन कौन सा विषय आप अपना टारगेट बना सकते हो, किन किन विषयों पर आप फोकस कर सकते हो, किन किन विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है, या कौन कौन से विषय आपको रुचिकर लगते हैं। आप उनकी एक लिस्ट बनाओ। 2-4 विषय होंगे आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, जिन पर आप फोकस कर सकते हो कि आप ये विषय पढ़ सकते हो, या आपकी इसमें रुचि जागृत हो सकती है, या आपकी रुचि इसमें है। फिर आप उनके सिलेबस पर जाओ, देखो उनका क्या सिलेबस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में तो नहीं आएंगे क्योंकि आपने वो विषय नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से एक अनुमान, सिलेबस को देखने से एक अनुमान तो ये लग सकता है कि कौन से विषय को पढ़ने में, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में हम ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो सकते हैं। हमारे लिए कंफर्ट जोन किस सब्जेक्ट का होगा, इस आधार पर आप उस सब्जेक्ट को चयन के लिए आगे बढ़ सकते हो कि वो हमारे लिए कंफर्ट जोन में है या नहीं है। अगर आपके लिए कंफर्ट जोन में है तभी आप चयन करो, अदरवाइज आप चयन मत करो। अंक मिलना न मिलना ये क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी नंबर देने में भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपने अच्छा लिखा है तो, हाँ, नहीं लिखा है तो फिर नंबर देने में भेदभाव तो करेगा ही। तीसरी बात यह है कि आप देखो कि जेएस का टॉपिक है, एसए का टॉपिक है, इन सारी चीज़ों के लिए वो आपके लिए एक चिंतन का धरातल विकसित कर पाएगा या आपकी हेल्प कर पाएगा या नहीं। अगर ऐसे विषय आप चुनते हो जो आपको जनरल स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, सहायता देते हैं, तो ऐसे विषय का चयन करने पर मेन एग्जामिनेशन में तैयारी करने के दौरान आपके रिवीजन का बहुत सारा टाइम बच जाता है। आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो जीएस तैयार होता है, जीएस पढ़ते हो तो ऑप्शनल तैयार होता है, इस तरीके से। या कुछ विषय ऐसे हैं जो जीएस में हेल्प नहीं करते, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो विषय नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है, क्योंकि वे विषय आपके एसए में हेल्प कर सकते हैं, आपके चिंतन के धरातल को विस्तारित कर सकते हैं,
जैसे लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, तो लिटरेचर के सब्जेक्ट आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा का परिमार्जन करते हैं, आपके चिंतन के धरातल को मजबूत करते हैं, आपकी साहित्यिक अभिव्यक्ति बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपके हिस्से में आपको हेल्प करती हैं। तो इस क्राइटेरिया के आधार पर आप विषयों के चयन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ विषय आपके लिए लूँ इसमें, जैसे मान लो हिस्ट्री है, इतिहास है, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट के चयन का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश मीडियम में थोड़े बेटर अंक आते हैं क्योंकि वहाँ स्टडी मटेरियल बेहतर है अपेक्षाकृत हिंदी की तुलना में, क्योंकि तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं अगर सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूँ तो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसे पॉपुलरली PSIR कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है। ये ऐसे कुछ विषय हैं जो अधिक पॉपुलर हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट के चयन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट में अगर आप अध्ययन करोगे तो जैसे ये सारे सब्जेक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट आपकी GS में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। हिंदी मान लो GS में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हिंदी एस्से में आपकी अच्छी खासी मदद कर देता है, क्योंकि अब जो एस्से पूछे जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के पूछे जाते हैं। अगर आपके चिंतन का धरातल अच्छा है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, साहित्यिक है, तो वो भी एस्से में कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे अंक दिलाने में सहायता करती है। तो हिंदी निस्संदेह आपको GS में सहायता नहीं करेगी, लेकिन एस्से के लिए ये आपको बूस्ट करती है, आपके अच्छे अंक दिलाने में सहायक होती है। बाकी ये सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपके GS का भी पार्ट है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आपके GS का भी पार्ट है, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितने टॉपिक हैं, इंडियन पॉलिटी ये आपके GS का पार्ट है, ये भी राजनीति विज्ञान का हिस्सा है। इंटरनेशनल रिलेशन ये भी आपके GS का पार्ट है, क्योंकि GS के पेपर 2 मेन एग्जामिनेशन में शामिल है। इसके अलावा प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात, गांधी, अंबेडकर, इन सब के स्टेटमेंट पर GS के पेपर 4 एथिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसे पढ़ते हैं, इस पेपर में इन सारे चिंतकों को पढ़ते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप GS के पेपर 4 में भी आसानी से कर सकते हैं। योजना आर्थिक विकास का टॉपिक आप PSIR में पढ़ते हैं, उससे आपका इकोनॉमी का पार्ट कवर हो जाता है। आप मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, उससे मॉडर्न इंडिया का पार्ट कवर हो जाता है, तो GS में काफ़ी हेल्पफुल है। सोशियोलॉजी में जब आप इंडियन सोसाइटी फर्स्ट पेपर है, और इसके अलावा आपका सोशल जस्टिस है तो वो समाजशास्त्र कवर कर देता है। तो इस तरीके से आप देखो, हिस्ट्री है वो आपका हिस्ट्री के GS कवर हो जाएंगे, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके GS के लिए हेल्पफुल हैं। इसका अर्थ ये है कि आप जब ऑप्शनल पढ़ोगे तो गहराई में पढ़ोगे, GS में पढ़ोगे तो बहुत गहराई में नहीं पढ़ते हो। तो अगर आप उस टॉपिक को गहराई में पढ़ रहे हो और GS में अगर आप उसका आंसर कर रहे हो तो आपके GS में भी नंबर बढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसे ऑप्शनल चुनते हो तो ऐसे ऑप्शनल का चयन केवल ऑप्शनल में ही आपको अच्छे अंक नहीं दिलाएगा, बल्कि आपको GS में भी बेहतर अंक दिलाने में सहायता करेगा। जिन जिन बच्चों का जो ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल से संबंधित उनका जो GS का पेपर है, अगर उनकी ऑप्शनल की तैयारी अच्छी है तो उस सब्जेक्ट का जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है उनको हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं, हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं। आप अगर जो बच्चों के मार्क्स आते हैं,
अंक पत्र आते हैं, मार्कशीट आती है सिलेक्शन के बाद, आप अगर उसकी एनालिसिस करो तो आप इस बात को आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हो, देख सकते हो। उसी तरीके से हिंदी ऐसे में पूरी तरीके से हेल्प करता है। तो विषय का चयन करने के लिए मैंने बताया, पहली चीज़ तो आपका इंटरेस्ट है कि भाई इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत पढ़ो। बाकी अगर इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा है, किसी सब्जेक्ट में नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, कभी कभी बच्चे लेकर आते हैं, या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तब आप सिलेबस और पीवाईक्यूज को आधार मानो, फिर जीएस को ध्यान में रखो। इस आधार पर आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखो टोटल 1750 का रिटन होता है, आपका जो मेन एग्जामिनेशन का जो रिटन पार्ट है वो 1750 मार्क्स का होता है। अब इस 1750 मार्क्स में 500 मार्क्स ऑप्शनल के होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं, 1000 मार्क्स आपके जीएस के हैं और 250 मार्क्स आपके एसए के हैं। ये जो 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आप आसानी से 60% प्लस स्कोर कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ में अगर आप ऑन एन एवरेज बच्चों का मार्क्स देखो तो 50% मार्क्स भी अचीव करना जीएस में टेढ़ी खीर है। नॉर्मली 45% के आसपास बच्चे मार्क्स गेन करते हैं। 50% रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां बच्चे जीएस में 50% मार्क्स जीएस में अचीव करते हैं मेन एग्जामिनेशन में। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चे 60% 70% तक नंबर अचीव कर लेते हैं। 70% तक नंबर बच्चों को ऑप्शनल में मिले हैं। आप कल्पना करो कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 60% 70% नंबर अचीव कर रहे हो तो वो केवल आपके सिलेक्शन में ही सहायक नहीं होगा, बल्कि वो आपको मेरिट में जंप कराने में सहायक होगा, आपकी मेरिट को बढ़ाने में सहायक होगा। क्योंकि जब आप तैयारी करते हो, जब आप सफलता पाना चाहते हो, तो आपको लगता है ना कि अंडर 10 आ जाएं, अंडर 50 आ जाएं, अंडर 100 आ जाएं, तभी तो प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी। अंडर 200 आ जाएं, एक चाहत होती है आपके मन में। इस चाहत को पूरा करने के लिए एक एक नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। एक एक नंबर की फाइट है आपके लिए कि कैसे हम एक नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, हम कैसे अपना एक नंबर बढ़ा सकते हैं। बच्चों यकीन मानो, ये जो ऑप्शनल की तैयारी है और जो ऑप्शनल का चयन है वो आपके इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरीके से सहायक होता है। ऑप्शनल आपको लॉन्ग जंप कराता है। ऑप्शनल आपको न केवल चयन में सहायता देता है बल्कि मेरिट में ऊंचा स्थान दिलाने में सहायक होता है। इसलिए ऑप्शनल का चयन बहुत सोच समझ कर करना है। ऐसे ऑप्शनल का चयन करना है जिसमें हमें मिनिमम 60% प्लस नंबर लाने हैं। ऐसे ऑप्शनल का चयन करना है जिसमें हमें मिनिमम 60% प्लस नंबर लाने हैं। और अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप परिश्रम करोगे, अगर आप अच्छी अभिव्यक्ति देना सीखोगे, एक अच्छा आंसर लिखना सीखोगे, क्योंकि एक अच्छी आंसर राइटिंग एक स्किल है, एक आर्ट है। अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलने तय हैं। 60% से अधिक 70% तक मार्क्स आप गेन कर सकते हो। और अगर आपने इतना मार्क्स ऑप्शनल में गेन कर लिया, सफलता आपकी मुट्ठी में है, सफलता आपकी मुट्ठी में है। इसलिए जब भी ऑप्शनल का चयन करना हो तो बहुत सोच समझ करके, बुद्धिमत्ता पूर्वक, तर्क के आधार पर, तर्क बुद्धि के आधार पर चयन करना है। एक्स ने क्या कहा, वाई ने क्या कहा, जेड ने क्या कहा, इस आधार पर आपको ऑप्शनल का चयन नहीं करना। आपको तैयारी खुद करनी है। हर बच्चा अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल है। जो चीज़ दूसरे के लिए सूट कर सकती है वो आपके लिए सूट नहीं करेगी। इसलिए आपको क्या सूट करता है, आप इसका निर्णय खुद करेंगे। दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती। इसलिए दूसरों ने क्या कहा है आपके लिए, इस आधार पर आप ऑप्शनल का चयन नहीं कर सकते।
ऑप्शनल का चयन आपका स्वयं का निर्णय होगा। ऑप्शनल का चयन आपको स्वयं करना होगा। और अगर आप में इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप तर्क बुद्धि के आधार पर, तार्किक आधार पर विश्लेषण करके एक ऑप्शनल का चयन अपने लिए कर सकें, तो सिविल सेवाएं आपके लिए नहीं है। क्योंकि सिविल सेवाओं में पग पग पर आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आप जिले में डीएम बनोगे, आप राज्य में मुख्य सचिव बनोगे, भारत सरकार के स्तर पर कैबिनेट सचिव बनोगे, विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी बनोगे। आपके पास इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। और आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि चलो आज तो नहीं करते हैं, आगे ये पावर डेवलप हो जाएगी। कभी नहीं होती। डे वन से ये कार्य शुरू करना पड़ता है, डे वन से ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इसको आप भविष्य पर नहीं टाल सकते, टाल मटोल नहीं कर सकते कि आगे डेवलप हो जाएगी। आगे वाला वक्त कभी नहीं आता। आज जो वक्त आपके पास है उस पर भरोसा करना सीखो और उसके आधार पर निर्णय लेना सीखो। उस निर्णय के लिए, उस निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना सीखो। ये काबिलियत आपके नेतृत्व की शैली और आपके व्यक्तित्व के सबल पक्ष का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए अगर आप सिविल सेवाओं में जा रहे हैं तो इसलिए आप ऑप्शनल का चयन करते समय आप विचार हर जगह से ले ले, कोई बात नहीं है। विचार भ्रमण कर रहे हैं तो आप तब भी भ्रमण करते हुए आएंगे, लेकिन विश्वास आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने तर्क पर, अपने विवेक पर, अपने ज्ञान पर करना है। बाजारवाद और मिथ पर नहीं। तो उम्मीद है कि एक बेहतर ऑप्शनल आप कैसे चयन कर सकते हैं, संक्षेप में क्या डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करने चाहिए ऑप्शनल का चयन करते समय, क्या सावधानी अपनानी चाहिए, मैंने इस बात की चर्चा की, जिससे कि आप एक बेहतर ऑप्शनल जो आपको सूट करता हो आप चयन कर सकें और सफलता के लिए आगे बढ़ सकें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।